नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के न्यू चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि इस चैप्टर का नाम है रासायनिक बल गतिकी, यानी कि केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा शुरू से हम लोग बेसिक कंसेप्ट से शुरू करेंगे और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके क्लास 12 के एग्जाम के लिए। बेसिक से शुरू करके हम लोग हाई लेवल तक जाएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि रासायनिक बल गतिकी कहते किसको है। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिख लीजिए यहाँ पे कि केमिकल काइनेटिक्स कहते किसको है। केमिकल काइनेटिक्स सबसे पहला पॉइंट में है आपका, केमिकल काइनेटिक्स कहते किसको है। तो निश्चित रूप से केमिकल काइनेटिक्स जो होता है रासायनिक बल गतिकी, निश्चित रूप से ये रसायन विज्ञान का एक शाखा होगा जिसके अंतर्गत जो रिएक्शंस होता है यानी कि अभिक्रिया होता है उसका वेग, और निश्चित रूप से वेग को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक होते हैं उसका हम लोग यहाँ पे अध्ययन करते हैं। यानी कि रासायनिक बल गतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग किसी भी मतलब केमिकल रिएक्शंस या रासायनिक अभिक्रिया के वेग और उसके वेग को प्रभावित करने वाले कारक का अध्ययन करते हैं। अब इसे हम लोग लिख लेते हैं, यानी कि अभी आप लोग साथ साथ में लिख सकते हैं। यानी कि रासायनिक बल गतिकी, लिखिएगा रासायनिक बल गतिकी, रासायनिक बल गतिकी, रासायनिक बल गतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा है। लिखिएगा रसायन विज्ञान की, रसायन विज्ञान की वह शाखा है, रसायन विज्ञान की वह शाखा है, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम जिसमें हम अभिक्रिया के वेग, जिसमें हम अभिक्रिया के वेग तथा वेग को प्रभावित करने वाले तथा वेग को प्रभावित करने वाले तथा वेग को प्रभावित करने वाले वेग को प्रभावित करने वाले वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं। कारकों का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो हमारा रासायनिक बल गतिकी का परिभाषा हो गया। अब उसके बाद में वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को हम लोग देख लेते हैं। यानी कि अगला पॉइंट आप सब लिखोगे कि वेग के आधार पर, वेग के आधार पर, वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को, रासायनिक अभिक्रियाओं को, वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कितने होते हैं। वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार होते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। कौन कौन से रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार होते हैं? इसमें से पहला जो होगा हमारा वह होगा तीव्र अभिक्रिया। लिखिएगा, पहला है हमारा तीव्र अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया जिसे हम लोग कहते हैं फास्ट रिजेक्शन, फास्ट रिजेक्शन। इसका इंग्लिश टर्म भी लिखते जा रहे हैं जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। आप अपना नोट्स भी साथ साथ में बनाते चलिए। तीव्र अभिक्रिया क्या होगा, मतलब कि इस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया जो बहुत ही कम समय में, यानी कि 1 सेकेंड से भी कम समय में पूर्ण हो जाता हो, उसे हम लोग कहते हैं तीव्र अभिक्रिया। निश्चित रूप से ये जो होता है वह मैंने इस तीव्र अभिक्रिया का जो होता है वह वेग प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मैंने आप वेग वेग की जानकारी नहीं प्राप्त हो सकती है, वेग की जानकारी नहीं हो सकती है, वेग के बारे में जानकारी नहीं मिल सकता है। तो लिख सकते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो, लिखेंगे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो, बहुत ही आसान चैप्टर है ये। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो 1 सेकेंड से भी, 1 सेकेंड से भी, 1 सेकेंड से भी कम समय में पूर्ण हो जाता है, कम समय में पूर्ण हो जाता है, पूर्ण हो जाता है,
1 सेकंड से भी कम समय में पूर्ण हो जाता है, तीव्र अभिक्रिया कहलाता है। तीव्र अभिक्रिया यानी कि फास्ट रिएक्शन अभिक्रिया कहलाता है। तीव्र अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, इसका वेग ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इसका वेग ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ज्ञात नहीं किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता है। इसका वेग ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इसका वेग ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका जितना भी आपका आयनिक अभिक्रिया है वो सभी तीव्र अभिक्रिया होता है। आयनिक अभिक्रिया जो होता है ये सभी क्या होता है, तीव्र अभिक्रिया होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे उदासीनीकरण, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण या अवक्षेपण। अवक्षेपण, उदासीनीकरण और अवक्षेपण। अवक्षेपण, ठीक, उदासीनीकरण और अवक्षेपण। तो आयनिक अभिक्रिया में एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, जैसे NaCl प्लस AgNO3। ठीक है, AgNO3 यहाँ पे जो है Na पर प्लस आ जाता है और Cl पे माइनस। इसी तरह से Ag पे प्लस आता है और NO3 पे माइनस। तो निश्चित रूप से हो जाएगा यहाँ पे Cl और Ag मिलकर AgCl बना लेगा। AgCl जो कि प्रेसपिरेशन होगा यानी कि अवक्षेपण होगा, प्लस जो Na और NO3 है मिलकर NaNO3 बना लेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है वह AgCl का सफेद अवक्षेप बनेगा। क्या बनेगा? सफेद अवक्षेप बनेगा। सफेद अवक्षेप बनेगा। ठीक है, अब उसके बाद में दूसरा नंबर हम लोग देख लेते हैं। दूसरा नंबर होगा आपका अतिमंद अभिक्रिया। दूसरा नंबर अभिक्रिया जो होगा वह होगा अतिमंद अभिक्रिया। अतिमंद अभिक्रिया, अतिमंद अभिक्रिया। अतिमंद अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो, वेरी स्लो रिजेक्शन। वेरी स्लो रिजेक्शन, वेरी स्लो रिजेक्शन कैसा रिजेक्शन होता है, यानी कि अतिमंद अभिक्रिया कैसा होता है, इस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया ही है जिसमें जो है बहुत अधिक समय लगता है, मतलब कुछ महीनों या वर्षों तक भी लग सकते हैं और फिर भी कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। इसे ही हम लोग अतिमंद अभिक्रिया कहते हैं। बिल्कुल से इसका भी हम लोग बिल नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका परिभाषा में लिख लेते हैं कि ऐसा रासायनिक अभिक्रिया, ऐसा रासायनिक अभिक्रिया, ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिनमें कुछ महीनों और जिनमें कुछ महीनों, कुछ महीनों या वर्षों में भी, कुछ महीनों या वर्षों में भी, वर्षों में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन नहीं होता है। नहीं होता है। नहीं होता है। अतिमंद अभिक्रिया कहलाता है। अतिमंद अभिक्रिया कहलाता है। अभिक्रिया कहलाता है। अतिमंद अभिक्रिया कहलाता है। इसका वेग भी ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इसका वेग भी ज्ञात नहीं किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हो जाएगा लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना, लोहे पे जंग लगना। और एक हो जाएगा आपका उत्प्रेरक के बिना, उत्प्रेरक के बिना, उत्प्रेरक के बिना H2O2, H2O2 से, H2O2 से H2O बनना, H2O बनना।
मतलब H2 प्लस हाफ O3, ये कितना हो जाएगा, H2O हो जाएगा। ये दो आपका एग्जाम्पल है आपका अतिमंद अभिक्रिया को। इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा है वह है मंद अभिक्रिया, और निश्चित रूप से इसी का हम लोग वेग निकाल निकाल पाएंगे। तीसरा नंबर है हमारा मंद अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया यानी कि स्लो रिजेक्शन, स्लो रिजेक्शन, स्लो रिजेक्शन। मतलब क्या होगा कि एक ऐसा अभिक्रिया जिसे पूर्ण होने में कुछ मिनट या घंटे लगते हैं, जिसे हम लोग आराम से देख सकते हैं इसमें होने वाले परिवर्तन को, इसे ही हम लोग मंद अभिक्रिया कहते हैं। और इसका वेग निकालना तुरंत संभव है और वेग निकाल सकते हैं। और निश्चित रूप से इस चैप्टर में हम लोगों को मंद अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है, क्योंकि जितने भी रिएक्शन का हम लोग वेग निकाल सकते हैं, वेग निकालने की प्रक्रिया क्या है, वेग कैसे निकाल सकते हैं, इसी के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। तो लिख लेते हैं, ऐसा रासायनिक अभिक्रिया, ऐसा रासायनिक अभिक्रिया, ऐसा रासायनिक अभिक्रिया, ऐसा रासायनिक अभिक्रिया, ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिन्हें पूर्ण होने में, जिन्हें पूर्ण होने में, जिन्हें पूर्ण होने में कुछ मिनट या घंटे लगते हैं, कुछ मिनट या घंटे लगते हैं, कुछ मिनट या घंटे लगते हैं, मंद अभिक्रिया कहते हैं, मंद अभिक्रिया कहते हैं, मंद अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, मंद अभिक्रिया में ये जो भी परिवर्तन होता है तो वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, इसीलिए हम लोग इसका मंद अभिक्रिया कहते हैं। और इसका वेग ज्ञात किया जा सकता है, इसका वेग ज्ञात किया जा सकता है, वेग ज्ञात किया जा सकता है, इसका वेग ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं इसका। जितने भी आणविक अभिक्रिया हैं, जितने भी हमारे आणविक अभिक्रिया हैं, आणविक अभिक्रिया हैं, वे सभी जो होते हैं मंद अभिक्रिया के अंतर्गत आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2H2O2, 2H2O2 जो होता है टूटने के बाद में 2H2O प्लस O2 बन जाता है, या 2H2O प्लस O2 मिलकर 2H2O2 का निर्माण कर लेता है। तो ये सभी हमारा जो है मंद अभिक्रिया है, और निश्चित रूप से इनका हम लोग वेग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया का वेग या दर क्या होता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अभिक्रिया का वेग या दर, या स्पीड ऑफ रिजेक्शन और रेट ऑफ रिजेक्शन, जिससे हम लोग डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। मतलब यहाँ पे हो गया ए प्लस बी से मिलकर क्या बनता है, सी प्लस डी, यानी कि निश्चित रूप से ये अभिकारक हो जाएगा। ए प्लस बी क्या हो जाएगा, अभिकारक, ए प्लस बी हमारा हो जाएगा अभिकारक, जिसे हम लोग या अभिकारक को हम लोग क्या कहते हैं, क्रियाकारक। अभिकारक को हम लोग बोलते हैं क्रियाकारक, अभिकारक को बोलते हैं क्रियाकारक, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिजेक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिजेक्टेंट्स बोलते हैं। ठीक है, और इसे हम लोग बोलते हैं उत्पाद, या इसे ही हम लोग बोलते हैं उत्पाद या क्रियाफल, उत्पाद या क्रियाफल, यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट, यानी कि ए प्लस बी के रिएक्शन करने के बाद में उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है, सी प्लस डी प्राप्त होता है। यानी कि जैसे जैसे यहाँ पे रिएक्शन जैसे ही प्राप्त होता है तो ए प्लस बी के सांद्रण में कमी होगा, या तो ए के सांद्रण में कमी होगा, बी के सांद्रण में कमी होगा, और सी और डी के सांद्रण में क्या होगा, बढ़ोतरी होते जाएगा। तो इसे ही हम लोग अभिक्रिया का दर या वेग कहते हैं। मैंने किसी भी समय में, एकांक समय भी बोल सकते हैं, यानी कि एक समय, यूनिट समय में, यूनिट टाइम में किसी अभिकारक यानी कि ए प्लस बी के उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन से अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर कहते हैं। यानी कि सिंपल सी भाषा है, जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगा तो ए के सांद्रण में और बी के सांद्रण में, यानी कि जो हमारा अभिकारक या रिएक्टेंट है उसके सांद्रण में कमी होगा, उसी कमी को हम लोग अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया का दर कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं डिफिनेशन इसका कि एकांक समय में, यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए आप सब,
एकांत समय में एकांत समय में एकांत समय में किसी अभिकारक एकांत समय में किसी अभिकारक या एकांत समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को 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 अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया का दर कहते हैं या अभिक्रिया का दर कहते हैं दर कहते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। किसी भी एकांत समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया का दर कहते हैं। तो निश्चित रूप से इसका डिफिनेशन हम लिख लेते हैं कि दर या वेग हुआ क्या, दर इसका फॉर्मूला मतलब लिख सकते हैं, दर या वेग कहेंगे किससे। तो देखिए दर या वेग का मतलब क्या हो गया कि अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। अभिकारक अभिकारक या उत्पाद अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन सांद्रता में परिवर्तन डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई समय अंतराल डिवाइडेड बाई समय अंतराल डिवाइडेड बाई समय अंतराल। ठीक है, यानी कि इसको अगर हम दर या वेग को आर से डिनोट करें तो आर इक्वल हो जाएगा अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता का मतलब हो जाता है डेल सी। ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। डिवाइडेड बाई समय अंतराल मतलब डेल टी, यानी कि आर इक्वल टू हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया कितना, डेल सी बाई डेल टी। और यूनिट ऑफ आर अगर आप निकालना चाहें तो यूनिट ऑफ आर निश्चित रूप से हो जाएगा, इसका 4 यूनिट हो सकता है। एक तो यूनिट होगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, या एक हो सकता है मोल पर लीटर पर मिनट। ये जो यूनिट होगा वह होगा द्रव अभिक्रिया के लिए, यानी कि द्रव का जितने भी अभिक्रिया होगा उसके लिए ये यूनिट होगा। ठीक है, और 2 यूनिट और होगा, एक होगा एटमॉस्फेरिक पर सेकेंड या एक होगा एटमॉस्फेरिक पर मिनट। ये हो जाएगा आपका गैसीय अभिक्रिया के लिए। किस अभिक्रिया के लिए, तो ये हो जाएगा गैसीय अभिक्रिया के लिए। ठीक, अब उसके बाद में हम लोग आगे हम लोग देखते हैं ताक्षणिक वेग या दर, क्योंकि इसी पे हम लोग निकालेंगे। लिख लेते हैं ताक्षणिक वेग या दर। अगला हमारा पॉइंट है ताक्षणिक वेग या इसी को हम बोलते हैं दर, यानी कि इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड और रेट इंस्टेंटेनियस स्पीड और रेट, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं आर इंस्टेंटेनियस। तो इसको क्या कहेंगे, मैंने ताक्षणिक मैंने किसी एक निश्चित समय पे, मैंने निश्चित समय मतलब t इक्वल टू 1 t इक्वल टू 2 t इक्वल टू 3 पे अभिकारक या उत्पाद की अभिकारक यानी कि प्लस बी जो दिया हुआ था, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है, दोनों वाले परिवर्तन को ही आर इंस्टेंटेनियस यानी कि ताक्षणिक वेग या दर कहते हैं। ठीक है, यानी कि लिख सकते हैं हम लोग किसी निश्चित क्षण या किसी निश्चित समय पर किसी निश्चित क्षण को हम लोग रिमूव करते हैं टीजी से। किसी निश्चित क्षण पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को
रहने वाले परिवर्तन के होने वाले परिवर्तन जो होता है उसे हम लोग डीसी से नोट करते हैं। परिवर्तन के आर इंस्टेंटेनियस कहते हैं। आर इंस्टेंटेनियस कहते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आर इंस्टेंटेनियस इक्वल टू, यानी कि तात्क्षणिक वेग या दर इक्वल टू कितना हो जाएगा, डीसी बाई डी टी हो जाएगा। डीसी बाई डी टी या इसको माइनस डी रिजल्टेंट यानी कि अभिकारक डिवाइडेड बाई डी टी। निगेटिव इसलिए करेंगे कि उसमें कमी आ रहा है, और प्रोडक्ट जो होता है उत्पाद, इसमें क्या करेंगे पॉजिटिव, क्योंकि वह बढ़ रहा है। डी टी बाई डी टी, ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया, जिससे हम लोग न्यूमेरिकल से आगे का सारा चीज हम लोग इससे समझेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। अब इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछता भी है, तात्क्षणिक वेग के लिए व्यंजक कैसे लिखते हैं, ये हम लोग देखते हैं। यानी कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता भी है। तात्क्षणिक वेग के लिए तात्क्षणिक वेग के लिए व्यंजक लिखना। तात्क्षणिक वेग के लिए व्यंजक लिखना। तात्क्षणिक वेग के लिए व्यंजक लिखना कैसे लिखते हैं, इसे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मान लीजिए कि आपके पास में रिजेक्शन है, ए प्लस बी, और इससे ए हो गया अभिकारक और या अभिकारक। ठीक है, और उसके बाद में जो है इससे उत्पाद जो बन रहा है सी प्लस डी बन रहा है। तो इसका आर इंस्टेंटेनियस यदि हम लिखना चाहें, आर इंस्टेंटेनियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर सबसे पहले ए के लिए लिखना चाहें तो ए हमारा अभिकारक है तो माइनस लग जाएगा, क्योंकि इसके सांद्रता में समय होगा, तो माइनस डी ए का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई डी टी। उसके बाद में इक्वलिटी हो जाएगा, यहाँ पे बी भी अभिकारक में है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, क्योंकि इसके भी सांद्रता में कमी आएगा। माइनस डी का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू, यहाँ पे उत्पाद में प्लस है तो यहाँ पे पॉजिटिव लिख देंगे, डी में सी का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू, चूंकि प्लस इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसके उत्पाद में वृद्धि होगी। फिर पी भी उत्पाद है इसलिए यहाँ पे प्लस आएगा, क्योंकि इसके डी के सांद्रण में क्या होगा, बढ़ोतरी होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एक मिनट, यहाँ पे डी लिखेंगे, डी डी डिवाइडेड बाई डी टी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। अब उसके बाद में दूसरा एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, ये तो आपका एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए कि यहाँ पर कोई कोफिशिएंट दिया रहा है n1 इंटू के, ऐसे भी दे सकता है, प्लस n2 इंटू डी, और इसका ये हो गया आपका अभिकारक, और उत्पाद इसमें बन रहा है n1 इंटू सी प्लस n2 इंटू डी। ठीक है, तो इसका आर इंस्टेंटेनियस हो जाएगा आपका माइनस 1 बाई n1 इंटू डी ए बाई डी टी इक्वल टू माइनस 1 बाई n2 डी बी डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू प्लस 1 बाई m1 डी सी बाई डी टू इक्वल टू प्लस 1 बाई m2 यानी कि डी डी डिवाइडेड बाई डी टी। ये आपका पूरा आर इंस्टेंटेनियस हो गया। इसका एक एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं। एग्जाम्पल आपका है n2 प्लस 3h2, इससे बन रहा है 2NH3। अब इसका हम लोग आर इंस्टेंटेनियस निकालना है। आर इंस्टेंटेनियस निकालेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे सिंपली माइनस डी n2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डी टी इक्वल टू माइनस 1 बाई 3 डी एच टू डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका डी टी इक्वल टू प्लस 1 बाई 2 डी NH3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डी टी। इस तरह से हमने आपका आर इंस्टेंटेनियस इसके लिए निकाल दिया। इस तरह से हमने आज के क्लास में, हमारा ये लास्ट पॉइंट है, आज के क्लास में हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट बेसिक्स क्लास जो था ये हमने कंप्लीट कर लिया है। देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हमने रासायनिक बल गतिकी यानी कि केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ा। केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, मैंने रासायनिक बल गतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अभिक्रिया के वेग तथा वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं। मतलब इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग जो भी रासायनिक अभिक्रिया होगा उसके वेग के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया 3 प्रकार का होता है। एक होता है तीव्र अभिक्रिया, जो बहुत ही जल्दी यानी कि 1 सेकंड से भी कम समय में हो जाता है, इसे हम लोग तीव्र अभिक्रिया कहते हैं।
इसमें जो मुख्य एग्जाम्पल है आयनिक अभिक्रिया है, जिसके अंतर्गत उदासीनीकरण और अवक्षेपण आता है, जिसको एग्जाम्पल हमने दे दिया था NaCl और AgNO3, Na पे प्लस Cl पे माइनस, Ag पे प्लस NO3 पे माइनस, Na प्लस और NO3 माइनस मिल के NaNO3 बना लेंगे और Cl माइनस और Ag प्लस मिलके AgCl बना लेंगे, जो कि सफेद अवक्षेप के रूप में अलग हो जाएगा। अति मंद अभिक्रिया या वेरी स्लो रिएक्शंस वह रिएक्शंस होता है या वह अभिक्रिया होता है जो जिसमें कुछ महीना वर्षों तक लग जाते हैं, जिसका जो परिवर्तन होता है वह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, उसे हम लोग अति मंद अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसका वेग निकाला भी नहीं जा सकता है, जैसे लोहे पे जंग लगना या उत्प्रेरक के बिना H2 और O2 से H2O बनना, यानी कि H2 प्लस हाफ O2 इक्वल टू H2O। मंद अभिक्रिया के अंतर्गत वैसा रासायनिक अभिक्रिया होता है जो कुछ मिनट या घंटे में होते हैं, उसे हम लोग मंद अभिक्रिया कहते हैं। इसका वेग ज्ञात किया जा सकता है, जैसे आणविक अभिक्रिया जितने भी होते हैं वो सभी हमारे मंद अभिक्रिया होते हैं। जैसे 2H2O जो होता है वह रिएक्शन करके 2H2O प्लस O3 का निर्माण करते हैं, या विभक्त भी इसका सही है। अभिक्रिया का वेग या दर क्या होता है कि A प्लस B अभिकारक है, तो इसमें जिसके सांद्रण में कुछ कमी होगा, और जो उत्पाद है C प्लस D, इसके उत्पाद में वृद्धि होगा, उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि होगा। इसी परिवर्तन को हम लोग अभिक्रिया का वेग या दर कहते हैं। दर या वेग क्या होगा? अभिक्रिया या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन डिवाइड बाई समय अंतराल, यानी कि R इक्वल टू डेल C बाई डेल T। इसका यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड या मोल पर लीटर पर मिनट। ये जो होगा वह दर अभिक्रिया के लिए होगा। एटमॉस्फेरिक पर सेकेंड या एटमॉस्फेरिक पर मिनट जो होगा गैसीय अभिक्रिया के लिए होगा। प्राथमिक वेग या दर जो होता है किसी निश्चित समय अंतराल, यानी कि T इक्वल टू 1 T इक्वल टू 2, जिसको हम dt से डिनोट करते हैं, पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन यानी कि डेल T को हम लोग R इंस्टेंटेनियस कहते हैं। R इंस्टेंटेनियस इक्वल टू dc बाई dt इक्वल टू माइनस d बाई dt इंटू R प्लस इक्वल टू प्लस d बाई dt इंटू P हो जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट। रासायनिक वेग के लिए व्यंजक लिखना, जैसे यहाँ से एग्जांपल दिए गए प्लस d इक्वल टू C प्लस d, जहाँ पे प्लस b आपका अभिकारक है, इसलिए R इंस्टेंटेनियस A में बढ़ जाएगा निगेटिव, माइनस da बाई dt इक्वल टू माइनस db बाई dt इक्वल टू प्लस dc बाई dt, इसलिए प्लस यहाँ पे इसलिए लगेगा क्योंकि यह उत्पाद है और उसमें बढ़ोतरी हो रही है, इक्वल टू प्लस d बाई dt इंटू d। अब उसके बाद में एग्जाम्पल है N1 इंटू A प्लस N2 इंटू D इक्वल टू M1 इंटू C प्लस M2 इंटू D। तो यहाँ पे R इंस्टेंटेनियस हो जाएगा माइनस 1 बाई N1 इंटू DA बाई dt इक्वल टू माइनस 1 बाई N2 इंटू DAB बाई dt इक्वल टू प्लस 1 बाई M1 इंटू DC बाई dt इक्वल टू प्लस 1 बाई M2 इंटू DD बाई dt। इसमें प्लस इसलिए लग रहा है इसलिए क्योंकि ये प्रोडक्ट है जिसके सांद्रण में वृद्धि हो रहा है, और इसमें निगेटिव इसलिए हो रहा है कि इसके सांद्रण में कमी हो रहा है। एग्जाम्पल हमने एक ले लिया N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3। R इंस्टेंटेनियस इक्वल हो जाएगा माइनस d बाई dt इंटू N2, क्योंकि यह आपका अभिकारक है इसलिए यहाँ पे निगेटिव लगा, इक्वल टू माइनस 1 बाई 3 इंटू D H2 बाई 3 dt लगा, क्योंकि 3 इसलिए लगा, माइनस इसलिए लगा क्योंकि यह अभिकारक है, इक्वल टू प्लस 1 बाई 2 D बाई dt इंटू NH3। इसमें प्लस इसलिए लगा क्योंकि यह उत्पाद है और उसके सांद्रण में वृद्धि हो रहा है। इस तरह से हमने एक क्लास कंप्लीट कर लिया। तब तक आप इसे रिवीजन कीजिए, अपना पेयर बना लीजिए, और इसके बाद में तुरंत आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।